से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है अंतरिम बजट। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। रोजगार के मौकों में बढ़ोतरी, वित्त मंत्री का ये बयान सामने आया है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। देश में हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हो रहा है। रोजगार के मौके में बढ़ोतरी, सोलर से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त फ्री बिजली दी जाएगी। सौर ऊर्जा से सालाना 15 से 18,000 रुपए की बचत होगी। पूरे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर फोकस। मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना होगा आसान। तो ये बड़ी बातें हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने आगे के बजट को लेकर और मोदी सरकार के कामकाज को लेकर तमाम योजनाओं पर बात की। मेडिकल कॉलेज खोलने पर समिति बनेगी। सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा बजट में भी वित्त मंत्री ने बढ़ोतरी की है। सोलर से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना छठा बजट पेश किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। अंतरिम बजट इस बार सरकार लेकर आई है। सरकार का कहना है कि चुनावों के बाद पूरा बजट सरकार के द्वारा तो बजट में क्या कुछ खास रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ललित कुमार सीए जुड़ चुके हैं। ललित कुमार जी, जिस तरह से आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना छठा बजट पेश किया है, बजट में हालांकि इस बार कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं क्योंकि चुनावी साल है, अंतरिम बजट आया है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से डेवलपमेंट रेट को लेकर यहाँ पर बातचीत है और विकास को लेकर तमाम बातें कही गई हैं, कितना आप मान रहे हैं कि आगे वृद्धि दर हम बढ़ा पाएंगे और क्या कुछ फायदा आप देख पा रहे हैं बजट में? मैडम, एज ए सीए मैं सबसे पहले टैक्स के रिलेशन में बताऊंगा कि भाई ये जो बजट आया है जी, इसमें इनकम टैक्स पेयर के लिए अप टू 7 लाख तक एग्जम्प्ट किया गया है, जो कि पिछले साल 5 लाख रुपए था। 5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 7 लाख का उसका लिमिट कर दिया। यानी कि 2 लाख की इसमें बढ़ोतरी हुई है, राहत 2 लाख की इसमें बढ़ोतरी हुई है जी। दूसरा, जो लोग अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं, ऐसे छोटे करदाई जी, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, उनका जो प्रिजम्पटिव लेवल का जो स्केल है वो बढ़ा के 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है।
जी बिल्कुल। ललित जी आपके पास दोबारा आएंगे, आपकी आवाज ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना छठा बजट इस बार पेश किया है। अंतरिम बजट है ये सरकार का, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल के दौरान अंतरिम बजट पेश किया जाता है और ऐसे में अंतरिम बजट के साथ ही साथ टैक्स स्लैब में कोई खास बदलाव नहीं किए गए हैं पिछले साल की तरह ही इस बार भी। हालांकि जिस तरह से ललित कुमार यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, 5 लाख की बजाय अब 7 लाख होगा टैक्स स्लैब, यानी कि 7 लाख तक आपको यहाँ पर टैक्स पे नहीं करना होगा। हमारे साथ एक बार फिर से ललित कुमार जी जुड़ चुके हैं, सीए हैं। ललित जी आप खास बातें टैक्स पेयर्स को लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी, प्रेजेंटिव टैक्स पेयर के लिए मैं बता रहा था कि भाई जो प्रेजेंटिव टैक्स पेयर हैं, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, जिनको अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, उनकी लिमिट बढ़ा के 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, उनकी लिमिट जो कि 50 लाख थी वो बढ़ाकर अब 75 लाख कर दी गई है, 75 लाख। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड हैं, उन पर जो टैक्स रेट लगता था वो 25% लगता था जी, उसको अब कम कर दिया गया है, जिसको कि 22% कर दिया गया है। और सर्टेन कुछ जो कंपनीज हैं उनको 15% के स्लैब पे ले आया गया है जी। और ई टैक्स पेसलेस नौकरी पेशा की यदि हम बात करें, मीडियम क्लास नौकरी पेशा की यदि बात करें, तो उसमें कुछ खास राहत इस बार आई नहीं है। जैसा का तैसा पिछले साल जो दिया गया था उसी को कंटिन्यू किया गया है या कुछ और आप देख पा रहे हैं? मैडम, जैसा कि आप ये देखा है कि विमेन एम्पावरमेंट पे इस बार ज्यादा जोर दिया गया है। और मुद्रा योजना जो कि स्वरोजगार के लिए इन्होंने पिछली बार भी लागू की थी, मुद्रा योजना के तहत उसको एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने बात करी है कि मुद्रा योजना को बढ़ाया जाएगा और ज्यादा, ताकि स्वरोजगार जो बैंक से लोन लेके लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा। जी बिल्कुल। तो इस बजट में खास तौर से देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई है। बिजनेस के अनुरूप वातावरण बनाने को लेकर जो लगातार मोदी सरकार काम कर रही है उस पर भी ध्यान देने की कोशिश, जिस तरह से आप टैक्स स्लैब में बोल रहे हैं कि यहाँ पर 25 से अब इसको 22 कर दिया गया, तमाम कमी यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह की विकास दर को लेकर IMF से भी सामने आया है कि 6.5 तक भारत की विकास दर आने वाले सालों में हो सकती है, जो पूरी दुनिया के मुकाबले देखा तो बेहतर है, और कोई अर्थशास्त्री तो 7 तक भी उम्मीद और अनुमान लगा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि विकास हो रहा है, फायदा जनता को मिल रहा है? देखिए मैडम, विकास तो हो ही रहा है, और जो स्लैब की बात करी जा रही है कि भाई 7% तक हम लोग इसको लेके जाएंगे डेवलपमेंट को, तो इनका जो विजन है, जैसे कि निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही बोल दिया था अपने भाषण में कि 2047 तक हम इसको डेवलप कंट्री में लेके आना चाह रहे हैं। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, आपको 5 साल के अंदर अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है चारों तरफ। जब इंफ्रा डेवलप होगा तो डेवलपमेंट तो चारों तरफ आएगी मैडम। जी बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम किया जा रहा है। महिलाओं और बच्चों पर जो फोकस करने की बात की गई है यहाँ पर, उसमें उससे कितना अधिक लाभ मिलेगा? चुनावी साल है, अंतरिम बजट है, बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि चुनावी बजट है तो लोक लुभावने ऐसे कोई वादे भी नहीं किए गए हैं? हालांकि कोशिश ये की गई है कि बुनियादी तौर पर जो रफ्तार पकड़ी है भारत की इकोनॉमी में उसमें कोई रोड़ा ना आए। रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। मैडम देखिए, जब किसी चीज को स्टार्ट किया जाता है ना, तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग पे काम किया जाता है जी। अब जो प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको अगर ये स्मूथ फंक्शनिंग ही कराएंगे तो भी काफी हो जाता है। जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है और हम एक तेजी से एक तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसको स्मूथ फंक्शनिंग के तौर पे, मतलब उसी लाइन पे अगर हम तेजी से दौड़ते भी चले जाएंगे तो हम अपनी मंजिल पा जाएंगे। जी बिल्कुल। ललित जी, आम आदमी को लेकर यदि देखा जाए तो आम आदमी का वैसे तो जब तक सीधा फायदा नहीं होता, बजट से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन आम आदमी के लिए क्या देख पा रहे हैं आप? कुछ ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा इसमें। मैडम देखिए, सिंपल सी बात है, जो मीडियम क्लास का जो आदमी होता है ना, उसको कभी कुछ खास मिलता ही नहीं है जी। तो इस बार भी बजट में वही सब है। बस ये है कि जो लोग 5 से 10 लाख रुपए अपना सालाना आय कर रहे हैं, उनको ये 2 लाख रुपए का बेनिफिट दिया गया है।
जी बिल्कुल। बाकी तो आम आदमी के लिए ये है कि भाई अपना मुद्रा लोन ले, बिजनेस स्टार्ट करे, स्वरोजगार करे, अगर अर्निंग है तो ठीक है, अदरवाइज अपना स्टार्ट करें। ठीक है ललित जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ अभिषेक त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से बजट को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, छठा बजट निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है, अंतरिम बजट है, क्या खास आप देख पा रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, अभी मैं बहुत देर तक जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक बहुत ही लंबी और बहुत शॉर्ट कॉन्साइज में उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की लोकसभा में, और मैंने उसका एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुना, और मैं उसमें एक पॉइंट ढूंढ रहा था कि इस बजट में, क्योंकि इंटरिम बजट है और जस्ट चुनाव से पहले का ये बजट है, तो इस बेसिस पे इसे ये मानना चाहिए कि ये राष्ट्र का मनोबल बढ़ाने वाला बजट है। जिस तरह के प्रावधान हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा के पटल पे इसे रखा और बहुत सारी बातें उन्होंने इसमें जोड़ी, और जो कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ इशारा करती है, मेरा ये मानना है। जी जी बिल्कुल। आम आदमी को लेकर हम यहाँ पर खास तौर से बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की कोशिश की गई है, जो योजनाएं लगातार चल रही हैं जिनकी वजह से मोदी सरकार को लगातार फायदा मिल रहा है, उन योजनाओं को कंटिन्यू रखने की यहाँ पर बात की गई है। महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, लेकिन आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, आम आदमी की जहां मैं बात करता हूं प्रियंका जी, तो वहां पर इस सरकार की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो बहुत स्ट्रांग है इस बजट में। अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने 4 कोर बेसिस पर फोकस किया है, और जो है गरीब, महिला, किसान और अन्नदाता। आप ये समझ लीजिए, मैं फिर कह रहा हूं कि गरीब, महिला और जो हमारा यूथ वर्ग है, इन सारे पोर्शंस पे इन्होंने बहुत एक्यूरेटली फोकस किया है। और ये जो बजट है, ये आप मानिए कि ये ऐसा नहीं है, ये सिंस 2014 के बाद से जितनी सारी कमीशन या जितने भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनकी रिपोर्ट्स को स्टॉक में लेकर ये सारी जो है बजट का आज ये जो हम आउटकम देख रहे हैं, वो सब आया है हमारे सामने। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 2047 का जो लक्ष्य रखा गया है, उस दिशा में चलने वाला ये बजट तो बिल्कुल नजर आ रहा है। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, ये भी सामने आया है। यहाँ पर महिलाओं पर खास तौर से फोकस, बच्चों पर खास तौर से फोकस करने की कोशिश की गई है। तमाम बातें, 10 साल में दुगना FDI हुआ है, ये तमाम बातें यहाँ पर की गई हैं। लेकिन खास तौर से ध्यान यदि दिया गया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तमाम चीजों पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। मीडियम क्लास की यदि मैं बात करूं तो मीडियम क्लास इस बार भी छूटता नजर आया है पूरी तरह से। मेरा ये मानना है कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए एक हाउसिंग फाइनेंस की जो एक योजना इस इंटरिम बजट में दिखी है, वो एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है मिडिल क्लास के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है ज्यादातर ये इतिहास रहा है बजट में कि मिडिल क्लास या तो एब्सेंट रहती है या कुछ थोड़ा बहुत देकर उन्हें थोड़ा होल्ड कर दिया जाता है। और स्पेशली मिडिल क्लास में भी और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मिडिल क्लास पर इस बार सरकार ने बहुत ज्यादा, और हमारी वित्त मंत्री ने इस बात को मेंशन किया है कि देयर हैव बीन स्पेशल प्रोविजंस विद रिगार्ड टू मिडिल क्लास डेवलपमेंट एंड देयर इनोवेशन। उन्हें इंक्लूड करना ये भी प्राथमिकता में शामिल है, और उससे संबंधित भी इसमें प्रावधान किए गए हैं हमारे बजट में। जी बिल्कुल। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी CA जुड़ चुके हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका भी। बजट को लेकर हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं। विजन खास तौर से जो मोदी सरकार का है उसको लेकर ये बजट उसको चरित्रार्थ करने के लिए या उसको आगे ले जाने के लिए रोड मैप की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर चुनावी बजट था, अक्सर ये होता था कि चुनावी बजट से पहले बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन तब भी जनता को कुछ देने की, रुझाने की कोशिश की जाती थी। ऐसा कुछ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। यदि आपको नजर आ रहा तो आप जरूर उस पर फोकस कीजिएगा। लेकिन विपक्ष लगातार जिस तरह से महंगाई की बात करता है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर महंगाई, इन तमाम चीजों से राहत देने की कोशिश नहीं की गई है? 25 करोड़ गरीबों को बाहर निकाला गया है, तमाम योजनाओं की यहाँ पर बात की जा रही है, किसानों के लाभ की बात की जा रही है, लेकिन महंगाई को लेकर राहत क्या आपको नजर आ रही है? प्रियंका जी,
बीजेपी ने या सरकार ने इस बार का बजट बड़ी सावधानी से बनाया जी। और इस बात का ख्याल रखा हम्म। कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रहे। हम्म। जनता को लाभ देने के चक्कर में, फ्री के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था में जरा सी भी ढील ढाल झोल झाल नहीं चाहिए, ये विजन दिखाई दे रहा है। हम्म। मुझे ये समझ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कॉन्फिडेंट है कि उसकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, जी। इसलिए लोक लुभावन बजट की कोशिश में नहीं पड़ी है निर्मला जी। और दूसरी तरफ चुनावों में कैसे मोदी जी सबके घरों में घुस जाएं, जी। इसके लिए उन्होंने महिलाओं के और लड़कियों के सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन का इंतजाम कर दिया। यानी जितने कोविड वैक्सीन लगेंगे उसके 30%, 40% ये वैक्सीन भी होंगे। हिंदुस्तान का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें महिलाएं ना होंगी। जी। ऐसे में जब हर महिला को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगेगा तो जाने अनजाने में मोदी जी की चर्चा हर घर में होगी। और देश की पूरी 140 करोड़ जनता के पास ये मैसेज जाएगा। मेरी 2 बेटियां हैं तो मुझे लगता है कि मेरे घर में मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए। कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे में मोदी जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस ओर ध्यान रखा जी। कि पहले उन्होंने हार्ट अटैक में जो स्टेंट डलते थे वो स्टेंट सस्ते किए, अब वो कैंसर सर्वाइकल कैंसर की बात कर रहे हैं। आने वाले मौके में वो ब्रेस्ट कैंसर में भी बात करेंगे। कहने का मतलब ये, एक तरफ तो इन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन का काम देकर मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक बूस्ट दे दिया जी, और वही दूसरी तरफ देश के हर घर में मोदी जी की एंट्री हो गई। यानी कि एक तीर से 2 निशाने लग गए। निश्चित रूप से एक तीर से 2 निशाने लग गए। तो ऐसे में मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका रहा बजट को लोक लुभावन बनाने का, जनता को लाभ पहुंचाने का, लेकिन जनता इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले पाएगी। कोई व्यक्ति 2 वैक्सीन नहीं लगवा सकता। मानो 2 जगह चोरी करके अनाज तो ले सकता है लेकिन 2 बार वैक्सीन नहीं लगवाएगा जी। तो मुझे लगता है इस तरह की पॉपुलिस्ट योजनाएं मोदी सरकार को गहरे तक स्टैब्लिश कर देंगी और आने वाले समय में इस तरह के बड़े बेनिफिट दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी है, मोदी सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है कि अभी बात सिर्फ सबकी होगी, समाजवादी स्टाइल की होगी। मध्यम वर्ग को कोई लाभ देने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी शेयर मार्केट ऑलरेडी ठीक चल रहा है, वहां से लोगों को इनकम हो रही है। इनकम टैक्स में छूट देने का भी कोई प्लान नहीं है, मुझे लगता है अगले बजट में भी नहीं होगा। तो मध्यम वर्गीय लोग खुश नहीं होंगे, लेकिन वैक्सीन के ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मान सकता हूं मैं। और वहीं रेलवे के मामले में 2 बड़ी बातें। पहली बात, 56,000 कोचेज चेंज होंगे वंदे भारत से जी। यानी अगली रेलवे अगले 5 साल में बदली नजर आएगी। लोगों को रेलवे की यात्रा बहुत सुविधाजनक और फास्ट हो जाने वाली है। स्लीपर बोगी मिलना और आसान होगा। और इसके बाद जो 3 नए रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, ये देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट घटाएंगे, गति बढ़ाएंगे, जिससे व्यापार और सुगम होगा। तो थोड़ा ही सही, इनडायरेक्टली ही सही, बिजनेस सेक्टर को बूस्ट देने का काम किया है। ठीक है। मार्केट पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आने वाले समय में देखते हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक जी, जिस तरह से महिलाओं की यहाँ पर खासतौर से इस बार फोकस महिलाओं पर, बच्चों पर रखा गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी की बात हुई है और इसके साथ ही साथ 300 यूनिट फ्री बिजली की जो बात की गई है, यानी कि सीधे तौर पर सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन योजनाओं के माध्यम से सरकारी जो सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार का फंडा है, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश जरूर की गई है। इसका सीधा लाभ कैसे मिलेगा जनता को? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो डिजिटलाइजेशन 2014 के बाद में हुआ है वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है और उसी के जरिए ये जो अब जो नई स्कीम्स लाई जा रही है, जिसका जिक्र हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है लोकसभा के पटल पर, तो वो सब डिजिटली ही और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने स्पेसिफिक बात कही अलग से। तो सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जब भी आ सकता है जब जो गरीब वर्ग है और खास तौर से जो आपकी आधी आबादी है वो महिला है,
उसके रहन सहन में, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति में, उसकी एजुकेशनल लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो इस बात को रेखांकित करके जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ये बजट जो है वो प्रो डेवलपमेंट बजट है हर तरीके से। जी 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 बिल्कुल। 300 यूनिट फ्री बिजली की मैं यहाँ पर बात कर रही थी। सोलर के माध्यम से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की ये जो योजना की यहाँ पर बात की गई है, आने वाले समय में कितने लाभदायी साबित हो सकती है? देखिए, इस समय जो सोलर पावर की जो बात है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो बात है, उसे सरकार ये चाहती है कि वो हर घर तक पहुंचे, और उसके लिए सरकार इस बजट में कटिबद्ध दिख रही है कि वो उसे पहुंचानी है ये चीज, क्योंकि दिस इज नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक पॉल्यूशन फ्री, जिसे कहते हैं ग्रीन ग्रोथ, है कि नहीं? ग्रीन ग्रोथ है, और वो कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो अब इनके परंपरागत तरीके हैं बिजली के, उससे बाहर निकालकर लोगों को भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाना चाहती है सोलर के मामले में। जी बिल्कुल। ललित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ललित जी, बजट में यदि देखा जाए तो जवानों और किसानों को इग्नोर नहीं किया गया है। 4 करोड़ किसानों को जिस तरह से फसल बीमा योजना का लाभ मिला है, और रक्षा बजट में 1.1% की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि कुल जीडीपी का देखा जाए तो अब 3.4% बजट रक्षा बजट का होगा। इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? मैडम देखिए, सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। ये बात मोदी सरकार सबसे पहले आते ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि सिक्योरिटी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, और रक्षा बजट तो हमेशा ऑलरेडी हाई पे रहता ही है मोदी सरकार में। जी ठीक है मैडम। और एजुकेशन के लिए जो इन्होंने बताया है कि भाई हम ITI खोल रहे हैं, और लोगों के भलाई के लिए इन्होंने 54 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है, और नए 3000 ITI खोले जाएंगे। एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी इन्होंने काफी अच्छा प्रोविजन लेके आए हैं ये लोग। जी बिल्कुल। मनीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात की है, विजन 2047 है, ये साफ दिखाई दे रहा है, ये आप तीनों ही लोग यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ इस बात पर खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे विजन मिलेगा। चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, लखपति दीदी की बात कर लें, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, खास तौर से ये मालूम है कि इसके बिना 2047 का लक्ष्य प्राप्त करना नामुमकिन है, तो उसी ओर कदम बढ़ाया गया है। प्रियंका जी, देखिए, इसको ऐसे समझते हैं जी कि मैं लखपति दीदी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा है, उसका बजट के ओवरऑल 1% के 1 का 10वां हिस्सा भी नहीं होगा जी। बात करिए इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखिए, विकसित देशों, विकासशील देशों में क्या फर्क है? इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है जी। वहां आप एक दूसरे से 4 देश एक दिन में घूम सकते, हिंदुस्तान में नहीं घूम सकते। तो यहाँ सड़कें अच्छी हो, रेल नेटवर्क अच्छा हो, रोड नेटवर्क अच्छा हो, पेमेंट नेटवर्क अच्छा हो, बैंकिंग का डेवलपमेंट हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जब सेटअप बनेंगे तो देश का विकास होगा। इसलिए मोदी सरकार फ्री में कुछ देने से बची, मध्यम वर्ग को टैक्स छूट देने से बची, क्योंकि हमें टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। रिजल्ट ये है, वो ये कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हम और रोजगार क्रिएट करेंगे, लेकिन हम सीधे सीधे कोई बेनिफिट नहीं देंगे। रेलवे को डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देंगे, सोलर को बढ़ावा देंगे। रिजल्ट क्या होगा? हमारा एनर्जी की सेविंग होगी, हमारी पेट्रोल डीजल की वजह से जो हमारी फॉरेन करेंसी बाहर जा रही थी वो बचेगी, तो वो अपने देश के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगी। तो कहने का मतलब है, जैसे घर के जो दादाजी होते हैं, मुखिया होते हैं, वो अड़ जाते हैं, नहीं कोई फालतू खर्चा नहीं करने दूंगा। जवान होते लड़कों को डीजे में, डिस्को में जाने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। और आप अपनी जरूरतों को रोकिए। अभी हमें बड़ा काम करना है, हमें अपने मकान में 2 नए कमरे भी बनाने हैं जी। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाकर इस विकासशील देश को 2047 तक विकसित बनाना है। आप समझिए, चाइना भी हमारे जैसा ही था कभी, लेकिन चाइना ने लगातार 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर बदले, आज विश्व में चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया। हम उस हब को अब बनना चाहते हैं। हमारे पास पैसे की कमी है तो वो हम अपने सोर्स से लाएंगे,
और कम पड़ रहा तो बाहर से लेके आएंगे, इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन मेक इन इंडिया करेंगे, हम अपने यहाँ बनाएंगे। आपको पता होगा बोइंग अपनी फैक्ट्री खोल रहा है, खुर्जा में वेयर हाउस खुल गया है जी। तो रोजगार भी डेवलप होगा, डेवलपमेंट व्यापार भी बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर ही बढ़ेगा। इसलिए अभी बजट में किसान गरीबों को देकर भविष्य की रूपरेखा तैयार हो रही है। इसे आप कड़वी गोली समझिए जो आपको खाने में अच्छी नहीं लग रही है लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी। जी बिल्कुल। ललित जी, जिस तरह से यहाँ पर मनीष जी कह रहे हैं कि कड़वी गोली है, खाने में अच्छी लगे ना लगे लेकिन दवाई की तरह आगे आने वाले समय में फायदा जरूर देने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा हिस्सा है विकास को लेकर, उस पर पूरी तरह से ध्यान देने की कोशिश की गई है। तमाम जो आलोचनाएं लगातार होती रहती है उनको दरकिनार करते हुए किसानों का यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश की गई है। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से किसानों को मदद की जा रही है, आने वाले समय में किसान को लेकर जो तमाम योजनाएं हैं और संतुष्ट कर पाएंगी क्या? क्योंकि इधर से विरोध काफी आता है सरकार को लेकर। मैडम, विरोध तो हमेशा होता है, कोई भी बजट आए थोड़ा बहुत विरोध तो होता है, लेकिन किसानों के लिए, स्पेशली विमेन्स के लिए ये बताया गया है कि भाई 48% जो है विमेन वर्कर हैं जो कि किसानों के तौर पे काम कर रही हैं और उनको डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए उनकी जो सम्मान निधि है उसको 6,000 से 12,000 कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए थोड़ा थोड़ा ही सही सोचा तो जा रहा है ना मैडम। इतना धीरे धीरे चलेंगे तभी कुछ हम प्राप्त कर पाएंगे। अब एकदम से तो सारा कुछ नहीं हो सकता। किसानों के लिए आपका जैव खाद्य, बायो फैक्ट्री, ये सब गवर्नमेंट लेके आ रही है जी किसानों को, ताकि उपज बढ़े और दुग्ध उत्पाद, दूधों के लिए, डेयरी फार्म के लिए, सब चीजों के लिए ये बेनिफिट लेके आ रहे हैं। इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इनको लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्कीम निकाली जा रही है ताकि हमारा जो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत एक, और वो उभरेगा, कृषि उभरेगी तभी भारत भी उभरेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आप देख रहे हो चारों तरफ डेवलप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक, आप अगर कहीं निकल के जा रहे हैं, अपने घर से आपको कहीं जाना है और आधे घंटे का सफर अगर आप 10 मिनट में कर ले रहे हैं तो टाइम इज मनी, 20 मिनट्स आप सेव कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेविंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक जी भी हमारे साथ बने। अभिषेक जी, एफडीआई को लेकर यहाँ पर मनीष जी ने जिक्र किया था। एफडीआई की बात करें तो बीते 10 सालों में दुगना एफडीआई हुआ है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये भी बोला कि इसका सीधा सीधा फायदा आने वाले समय में होगा। 2014 से 23 के बीच में 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई आया है और विदेशी पार्टनर्स के साथ बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी की जा रही है। आगे आने वाले समय में, जैसे पिछले 10 सालों का यहाँ पर डेटा यहाँ पर दिया गया है, आगे आने वाले 10 सालों में कितना लाभ आप देख पा रहे हैं जिस तरह से कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है? देखिए, इस बजट में स्पेसिफिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात को फोकस किया है। वैसे तो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि ये फर्स्ट डेवलप इंडिया है जी, फर्स्ट डेवलप इंडिया। तो उनका स्पष्ट एक ये उन्होंने इस बात को रेखांकित कर दिया है कि वो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि विदेशों से यहाँ पर आ रही हैं, उन्हें सबसे पहले यहाँ के नॉर्म्स को पूरा करना है हर तरह से, और हमारा ये काम है कि हम उन्हें हर तरह से रिलैक्सेशन दें पॉलिसी वाइज, जिससे कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जरिए बहुत अच्छा उत्पाद कर सके यहाँ पर और उसके जरिए वो अपना ट्रेड बढ़ा सके। क्योंकि अगर उस एफडीआई जो इस देश में आ रहा है, अगर हम उन्हें बहुत ही कॉन्ड्यूसिव सिचुएशंस देंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने की, हम उनके लिए थोड़ा सा ट्रेड नॉर्म्स रिलैक्स करेंगे, तो इससे और प्रमोशन मिलेगा पूरे वैश्विक बाजार की कंपनियों को, जिससे वो भारत में आए और भारत के बाजार को देखें और हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने यहाँ पर आकर। तो ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव मैं इस बात को कह रहा हूं होगा। जी बिल्कुल। मनीष जी, विदेशी पार्टनर्स के साथ जो बाइलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की यहाँ पर बात की गई है, उसका सीधा सीधा मतलब आम भाषा में क्या कुछ है और उससे क्या देश में रहने वाले जो तमाम एंटरप्रेन्योर हैं या जो बिजनेस पार्टनर हैं उनको भी फायदा होगा?
देखिए ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार इसमें कुछ नया, बहुत कुछ नया कर रही है। विदेशी निवेश पहले भी आया जी, और विदेशी निवेश अब आ रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले विदेशी लोग को हम सुविधाएं देते थे, वो अपना प्रॉफिट कमाकर भाग जाते थे। अब मोदी सरकार क्या चेंज लेके आई कि आप आइए, आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। नतीजा ये है कि बोइंग कंपनी कह रही है ठीक है अगले 10-15 सालों में हम आपको बोइंग बनाने की सेटअप दे देंगे और टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, बाद में मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जैसे कहते हैं ना, किसी भी बड़ी बुलंद इमारत के लिए कुछ ईंटों को जमीन के साथ हाथ नीचे नीम की ईंट बनना पड़ता है, उसी तरीके से ये बजट नीम की ईंट बन रही हैं, जो भविष्य के शानदार इमारत का बलिदान देने के लिए जमीन में जा रही हैं। तो ये शुरुआत हो रही है कि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, हमारे यहाँ भी रफाइल बनेंगे, हमारे यहाँ जो है बोइंग बनेंगे, हमारे यहाँ रिवॉल्वर और बंदूकें अच्छी क्वालिटी के हथियार बनेंगे, हेलीकॉप्टर बनेंगे। तो ये विकास तो है ही, ये विकास की सतत प्रक्रिया के पिलर हैं। ये फर्क है कि पैसा आएगा और वो पैसा यही का होके रह जाएगा। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी साथ ही साथ काम हो रहा है, यानी कि पैरेलल काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा या विदेशी कंपनियां आएंगी तो लगातार वही ढर्रा चलता रहेगा। प्रियंका जी पता है क्या होता है, जब एक बड़ी फैक्ट्री, एक कंपनी, जैसे मानो आईफोन की फैक्ट्री हैदराबाद में आई जी, तो उस आईफोन के पुर्जे बनाने की 20,000 फैक्ट्री आसपास के 200 किलोमीटर के एरिया में बन गई जी। अब एक 20,000 फैक्ट्री अगर वो अगर वो 20 लोगों को भी रोजगार देती है तो 4 लाख लोगों को रोजगार और 5 लोगों को मिलता, 5 लोगों की फैमिली, यानी 20 लाख लोगों का इंतजाम एक फैक्ट्री ने कर दिया। तो जीवन स्तर ऐसे बदलता है कि रोजगार फैलता है। पर इस देश की परेशानी ये है प्रियंका जी कि हम सिर्फ नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते जी। हम नौकरी में रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम नौकरी में हम अपने व्यापार को बढ़ाने की, एक व्यक्ति रोजगार बनाए और वो 4 लोगों को नौकरी दे, हम इस मॉडल की बात करते ही नहीं है जी। तो हमें कहीं ना कहीं अपने पैटर्न को बदलने की जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के साथ खड़े होकर, स्किल इंडिया का साथ लेकर अपनी टीम को स्किलफुल बनाकर यही व्यापार बढ़ाने की जरूरत है। और व्यापार सिर्फ ट्रेडिंग नहीं होता, व्यापार मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, व्यापार सर्विसेज भी होता है। हमें इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट वापस करना ही होगा, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना ही होगा जी। बिल्कुल, उसी का नतीजा है जब रेल कॉरिडोर बनेंगे तो लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग दूर एरिया में भी होगी। अब जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में ही हो यूपी की, वो यूपी के फिरोजाबाद और फतेहाबाद में भी हो सकती है। इसके लिए हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अगर बनेंगे तो लाभ मिलेगा। और वहां एक बार फैक्ट्री सेटअप हुई तो जमीनें महंगी होंगी, लोगों के रोजगार, व्यापार बढ़ेंगे, आबादी को बड़ी मात्रा में लाभ पहुंचेगा। प्रियंका जी बिल्कुल, स्किल इंडिया की जब आपने बात की है यहाँ पर, तो स्किल इंडिया योजना के साथ ही साथ 3,000 ITI भी खोले गए। बिल्कुल। अब देखिए, आज तक हम लोगों ने कांग्रेस के रिजीम में बहुत सारे IIT खोले, IIM भी खोले, है ना। मैं स्वीकार करता हूँ कांग्रेस ने अच्छा काम किया जी। लेकिन एक IIT के पास कितनी सीटें होती हैं जी? जी मनीष जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगी। हमारे साथ अभिषेक जी भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से स्किल इंडिया की बात यहाँ पर मनीष जी कर रहे थे और बहुत डिटेल में समझा रहे थे, स्किल इंडिया की यदि मैं बात करूं, क्योंकि सब चीज बजट में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आपको विदेशी कंपनियां चाहिए, तो आपको स्किल्ड यूथ भी चाहिए उस पर काम करने के लिए। 3,000 ITI की ये जो बात है, किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से आने वाले समय में फायदा और रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर लोग, आम जनता या युवाओं को मदद कर सकता है? देखिए, ये आपने बहुत रेखांकित प्रश्न जो है अभी किया है, और मेरा ये मानना है कि इसमें जो है बहुत एक सिंपल सा एक फंडा है कि अब जितनी MSMEs हैं, MSMEs को जो मुद्रा लोन दिया जाना है,
इस बजट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि उन एमएसएमईज में जो इंटरेस्ट फ्री लोन की बात होगी, इंटरेस्ट फ्री लोन, और दूसरा उसे बढ़ावा दिया जाए स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट टू दोज एमएसएमईज हु आर डीलिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल। क्योंकि आप हमेशा इस बात को ध्यान कर रखिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब ज्यादा उन्नत होगा जब आपके यहाँ काम करने वाले मजदूर या एम्प्लॉय जो हैं वो ज्यादा उन्नत श्रेणी के होंगे, और वो जब उन्नत श्रेणी के होंगे जब वो स्किल्ड होंगे। तो इसमें उसे भी प्रमोशन दिया गया है कि अगर कोई एमएसएमई इस क्षेत्र में है, वो स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है, तो उसे भारत सरकार का पूर्ण समर्थन रहेगा। जी बिल्कुल, पूर्ण समर्थन यहाँ पर रहेगा। लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं मेडिकल फील्ड की। यदि बात करें तो मेडिकल फील्ड के लिए सर्वाइकल और कैंसर के लिए जिस तरह से डोज देने की यहाँ पर बात की गई है, उसके साथ ही साथ नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बात निकलकर सामने आ रही है, उस पर आप जरा फोकस करें प्लीज। देखिए, नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात बहुत सालों से हो रही थी, लेकिन अब सरकार उसके एक फाइनल फ्रेमवर्क पर पहुंच गई है कि किस किस फील्ड में वो मेडिकल कॉलेजेस किस किस तर्ज पे वो खोले जाएंगे। और क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप मेडिकल कॉलेजेस का खुलना बहुत ही जरूरी है, और मेरा ये मानना है कि सरकार ने ये जो काम किया है, मेडिकल कॉलेजेस खोलने की जो घोषणा है इस बजट में, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है, बहुत ज्यादा सराहनीय है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस देश का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता उस देश का कुछ भी ठीक नहीं होता है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है ललित जी, आपके पास आती हूँ। मध्यम वर्ग के लिए हम लगातार बात कर रहे थे, मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना आसान होगा, ऐसा बजट में निकलकर सामने आया है। कैसे आसान होगा, मैं चाहूंगी आप समझाएं। मैडम, जीएसटी रेट्स में अभी कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। घर खरीदने को लेके जो सस्ता होने का जो चांसेस हैं वो सिर्फ इसी वजह से सस्ता हो सकता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सौर ऊर्जा, इन सबको सस्ता करें, लोग ई व्हीकल यूज करें, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो, जिससे कि लोगों को थोड़ी चीजें सस्ती मिलनी शुरू हो जाएं। अदरवाइज जीएसटी में या टैक्स के रिगार्डिंग घर सस्ता नहीं हो रहा है। मनीष जी, देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ प्रियंका जी। हम सस्ते की जगह बेहतर की बात क्यों नहीं करते? मैं आपको बता दूं, 2001 में मेरे पास बहुत अच्छा मोबाइल था और 7,000 रुपए का आया था जी। आज अगर मैं देखूं तो 7,000 में उससे 50 गुना बेहतर मोबाइल है। तो है ना, तब मेरे पास मोबाइल की क्वालिटी क्या थी, आज क्या थी? हमें बेहतर करने की जरूरत है। आज मुझे वो 7,000 वाला मोबाइल मुझे 500 रुपए में भी नहीं चाहिए, और ये वाला मोबाइल मुझे चाहिए। मीनिंग क्या है? हमें लाइफ को बेहतर बनाने पर काम करना है, हमें सस्ते पर काम नहीं करना, हमें आय बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ यही राइट अप्रोच है। अगर हम किसानों की फसल का बीमा करेंगे तो किसान सिक्योर होगा जी। अगर हम किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदेंगे तो जाहिर है कि फूड कॉस्ट बढ़ेगी, थोड़ी महंगाई आएगी, लेकिन अन्नदाता का जीवन तो आसान होगा। अगर आप एक तरफ तय कर लो किसानों की आय बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, अगर बढ़ानी है तो खाद्यान्न के क्षेत्र में थोड़ी महंगाई हमें स्वीकार करनी पड़ेगी भाई, इससे हम बच नहीं सकते। तो क्या करें फिर? हमें बदले में हमें सबकी आय बढ़ाने की व्यवस्था करनी होगी। हमें देखिए, आज इंसान का पैसा कहाँ खर्च हो जाता? बीमारी पर। हमें देखना होगा कैसे मोदी सरकार किसी भी व्यक्ति को बीमार पड़ने पर उसको लाभ दे। आज ऑस्ट्रेलिया जाने का क्या लोगों में लालच है? अरे ऑस्ट्रेलिया चले गए तो कोई भी बीमारी हो इलाज फ्री है, और अगर ये इंडिया में हो जाए तो फिर ऑस्ट्रेलिया कौन जाएगा जी? इस देश की विदेशी मुद्रा, जो देश की मुद्रा वो यही रहेगी, यहाँ का टैलेंट यही रहेगा। इसलिए मुझे लगता है रोजगार बढ़ाने की जरूरत है, बिजनेस को एक्सपांड करने की जरूरत है, बचाने की जरूरत नहीं है, सस्ता करने की जरूरत नहीं है, अच्छा करने की जरूरत है। प्रियंका जी, अच्छा करने की जरूरत है जी। बिल्कुल मनीष जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। ललित जी,
अभिषेक जी और मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने, वित्त मंत्री जी ने छठा बजट पेश किया है, बजट में कोई लोक लुभावने वादे तो नहीं है, लेकिन 2047 के विजन को लेकर, भारत को विकसित देश बनाने को लेकर उसी परिपाटी पर काम करने की पूरी कोशिश की गई है। अंतरिम बजट है, सरकार के बाद फुल बजट आएगा और देखना होगा कि क्या कुछ आने वाले समय में और जनता को मिल सकता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।